नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। तो 5 की बात में आज बात करेंगे हमारे आपके जैसे लोगों की जो सपना देखते हैं अपना एक घर खरीदने का और बहुत मेहनत से अपना घर खरीदते हैं, लेकिन तब एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है जब उनका वो घर उन्हें मिलता ही नहीं। दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोगों के अपने घर का सपना आज भी अधूरा है क्योंकि बिल्डर प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़ गए। बिल्डर ने समय पर घर नहीं दिया और बाद में वो रियल एस्टेट कंपनी खुद को दिवालिया घोषित कर देती है। ऐसे घर खरीदारों को सरकार अब एक बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम लोगों को उनके आशियाने समय पर दिलाने के लिए सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स को एनसीएलटी के हवाले कर दिया था, जिसके बाद भी प्रोजेक्ट समय पर नहीं मिल पाया और उसके बाद अब सरकार ने इसके लिए एक पैनल गठित किया है। पैनल की जिम्मेदारी होगी कि लोगों को उनका घर समय पर दिया जाए। तो बताते हैं पहले आपको इस ग्राफिक्स के सहारे कि सरकार का ये मेगा प्लान जो है वो क्या है। तो इसके तहत घर खरीदारों को राहत देने के लिए अमिताभ कांत पैनल ने अपनी कुछ सिफारिशें दी हैं। देश भर के 4 लाख प्रोजेक्ट्स पूरे करने पर सिफारिश है, जो कि 4.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हैं और ये ज्यादातर प्रोजेक्ट जो हैं वो नोएडा, गुड़गांव में हैं और महाराष्ट्र के हैं। दिवाला और दिवालियापन के नियम में बदलाव होना चाहिए, ऐसा सुझाव है इस कमेटी का। सभी प्रोजेक्ट्स पर एक साथ फैसला न करें, ये भी कमेटी ने कहा है। एक बार में एक प्रोजेक्ट का समाधान हो। नोएडा की परियोजनाओं के लिए 4 साल की मोहलत का प्रस्ताव है। देखा जाएगा कि प्रोजेक्ट का काम शुरू क्यों नहीं हुआ। प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद जो फॉर्मेलिटीज अटकी हुई हैं उन पर ध्यान देना होगा। बिना रजिस्ट्री के कब्जा देने वाले बिल्डरों पर भी नजर है और उम्मीद की जा रही है कि इस मेगा प्लान के बाद जल्द ही लाखों होम बायर्स को उनका घर मिल जाएगा। तो अब ये उम्मीद है कि ये घर मिल जाएगा। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए इस समय मौजूद हैं दिनकर पांडे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं NEFOWA, और साथ साथ एक होम बायर हैं जिनका भी प्रोजेक्ट अटका था, और इसके अलावा नरेंद्र के भटनागर जो अध्यक्ष हैं संस्कृति होम बायर्स एसोसिएशन के। तो ये अब जो मेगा प्लान सरकार का बना है, कमेटी तो बनी थी, कमेटी के जो सुझाव हैं उससे आपको किस तरह की उम्मीद है? इसमें क्या कुछ ऐसा लग रहा है जिससे लगता है कि अब ये समस्या दूर होगी? दिनकर जी। जी, और आपको बता दूं, मैं अपने 2 अन्य साथियों के साथ अमिताभ कांत जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें हमने एक प्रेजेंटेशन दिया था और उसमें कई सारे सुझाव दिए थे उन्हें। सबसे पहले हमारी प्रमुख समस्याएं क्या हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे हैं या बंद पड़े हैं। जहां पे काम हो गया है, बिल्डर ने पोजीशन दे दिया है। कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जिनमें बिल्डर के पैसे ना देने की वजह से अथॉरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से रजिस्ट्री ना हो रही है। हमने एक महत्वपूर्ण सुझाव उनको दिया था कि जनरलाइज ना करें समस्याओं को, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात करें और वहां की समस्या लेके उस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की बात करें। इसके साथ साथ और कई सुझाव दिए थे हमने, ये प्रमुख सुझाव था। उससे फायदा ये होता कि रजिस्ट्री जो जहां पे लोग रह रहे हैं, एक तो सरकार के राजस्व बढ़ेगी, लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, और बीच में जो ट्रांसफर चार्ज के नाम पे बिल्डर पैसे खा रहे हैं अभी भी, वो बंद हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमने जो भी सुझाव दिए हैं प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के, जिसमें एक ये सुझाव भी था कि जहां पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है वहां थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट नहीं हुए हैं या थोड़े बहुत हुए हैं, नए बिल्डर को अप्रोच किया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाई जाए, कुछ और आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाए, वायबल बनाया जाए, बेसिकली फाइनेंशियली वायबल बना के उस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जाए। ऐसे छोड़ के कोई फायदा नहीं है किसी का। दूसरा, जो प्रोजेक्ट जहां पे रजिस्ट्री नहीं है उनकी भी कई कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी ये है जहां पूरी तरह से काम खत्म नहीं हुआ है। अगर बिल्डर काम खत्म करने की पोजीशन पे है, उसके पास पैसे हैं, तो उसके लिए भी कई सुझाव थे। हमने 8 स्तर के सुझाव दिए थे, हर प्रोजेक्ट की कैटेगरी बना के अलग अलग। उसमें महत्वपूर्ण सुझाव एक ये था कि सबसे पहला, अगर डी लिंक कर दिया जाए बिल्डर का अथॉरिटी को पेमेंट और बायर्स का पेमेंट, बिकॉज हमने तो पूरा पैसा दे दिया है,
हाँ। बिल्डर ने किसी कारण से अथॉरिटी को नहीं दिया, तो वो अगर डीलिंग कर दिया जाए तो 40-50 अरेस्टी तो ऐसे ही हो सकती है। उस पे बात हो रही थी और तो इस पे हमें पूरी उम्मीद है कि सहानुभूति पूर्वक विचार होगा। हम्म तो अब जो यहाँ पे नरेंद्र जी जो सुझाव आए हैं और जिस पर कि अभी बात भी कर रहे हैं दिनकर पांडे, उससे आप लोगों को ये अब उम्मीद है कि जल्दी ही आपको आपका घर मिल सकता है। किस तरह आपका कितने समय से ये मकान अटका हुआ है? आप अध्यक्ष हैं संस्कृति होम बायर्स एसोसिएशन, तो ये क्या है संस्कृति होम बायर्स एसोसिएशन, समस्या क्या है यहाँ की? जी, मैं सबसे पहले तो पांडे जी ने जो जनरलाइज चीज बताई है उससे बिल्कुल सहमत हूँ। और हमारी समस्या कुछ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने 2010 और 11 के अंदर हम लोगों ने अपने मकान के लिए पेमेंट देना शुरू किया था, और हमें 3 साल में मकान देने का वादा किया गया था। 3 साल ना होकर के ये हमारी पेमेंट चलती रही 2018 तक। और 2018 में बिल्डर ने, जब हमें पूरी उम्मीद हो गई कि हमने 95% या 100% पेमेंट कर दी है, तो इसने एक ये कहा कि आपका एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया है, आप पेमेंट ज्यादा दीजिए। अब मेरे जैसा आदमी जो रिटायर हो चुका है वो पैसा और कहाँ से ला सकता है? मुझे लोन नहीं मिल जी। सकता। हमारे कुछ लोग हैं जो पहले ही लोन देकर के पैसा दे चुके हैं, वो कहाँ से लेके आएंगे? इस समय समस्या ये आई हुई है हमारे एसोसिएशन के अंदर कि जिन लोगों ने पूरा पैसा दिया हुआ है उनको मकान नहीं मिल रहा है। जो मकान में रह रहे हैं, बिल्डर्स ने हम लोगों को बांटने की कोशिश की है। कुछ लोगों को मकान दे दिया गया है और उनको पूरी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। जब हम लोग इस छोटी मोटी समस्या के लिए हम लोग एनसीडीआरसी गए, एनसीडीआरसी में जाने के बाद ये इंसॉल्वेंसी में चला गया, अपने किसी नाइसेस के साथ पैसे का लेन देन के बहाना बना कर के ये इंसॉल्वेंसी में चला गया। अल्टीमेटली हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। पता चला ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अभी तक हमारी किसी केस की सुनवाई नहीं हो पाई है। अब हम एनसीएलटी के चक्कर लगा रहे हैं। कहीं भी कोर्ट से अभी तक हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। इस कमेटी से हमें पूरा आश्वासन है कि अगर आईबीसी कोर्ट को अगर कुछ अमेंड किया जाए, या जो सुझाव नेफा ने दिए हैं, अगर उन सुझावों से, अगर इस कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं कि अगर बिल्डर की इनको इंसॉल्वेंसी को अलग रखा जाए, हम लोगों को जिन्होंने 100% पेमेंट किया हुआ है, और देखिए संस्कृति के 650 फ्लैट हैं, उसमें से जी। 450 लोगों को फ्लैट दिए जा चुके हैं। हम लोग क्यों अलग रह चुके हैं? हम लोगों ने भी तो पैसा दिया हुआ है, 95% दिया हुआ है। हम लोगों की मांग ये है कि हमें बीबी के अकॉर्डिंगली मकान दिया जाए, वो हमें मिल नहीं रहा है। इंसॉल्वेंसी का केस सॉल्व नहीं हो रहा है। 2020 से लेके आज 23 हो गया है, 3 साल से इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, वहां भी कुछ नहीं हो पाया है। तो अब मैं बताइए कि 2011 में रिटायर हुआ था और आज 2023 हो गया है। इतने सालों में मकान का, रिटायर्ड आदमी किराया मकान कहाँ से देगा? या बाकी जो लोग हैं मकान का किराया भी दे रहे हैं, बैंकों पे किस्तें भी दे रहे हैं। ये समस्या कोई विषम समस्या है, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। इसका समाधान हमें इस कमेटी की रिकमेंडेशन से बहुत है। हमें उम्मीद है कि हमें कुछ राहत मिलेगी, कम से कम हमें मकान तो मिल जाने तो चाहिए। बहुत बड़ी जो संख्या बाकी में बकाया ये पैसा है वो प्रोजेक्ट्स जो इंसॉल्वेंसी हैं, कंप्लीट होगी कितना तब इसमें ले लिया समय जाए। लग जाएगा? क्या बहुत दिन से जाहिर है कि आप तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि 2011 में आपने मकान के लिए पैसा दिया, आज तक आपको मकान नहीं मिला है, रिटायर कर चुके हैं और समस्याएं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। पर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब इनको प्रोजेक्ट वाइज डिसाइड करने की भी बात है दिनकर जी, पर 4 लाख प्रोजेक्ट पूरे करने पर सिफारिशें हैं, तो इसमें लंबा समय भी लग सकता है कि ये प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में है, नोएडा में है, कुछ महाराष्ट्र में भी हैं, तो कुछ समय सीमा भी है कि कितनी जल्दी इनको हल किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इशू है और इस तरह के जो ज्यादातर प्रोजेक्ट फंसे हैं वो एनसीआर में ही हैं। महाराष्ट्र की अलग समस्या है। हमारे साथ ये समस्या है कि बिल्डर ने हमसे पैसे ले लिए, कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, ऑन पेपर वो दिवालिया भी हो गया। हमने एक बहुत महत्वपूर्ण मांग रखी थी कि एनसीएलटी का जो अभी कानून है वो रियल एस्टेट के लिए नहीं है, वो कंपनी को एक एंटिटी के रूप में देखता है। तो उसको बदलने की जरूरत है और प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की जरूरत है। समय तो बहुत ज्यादा बर्बाद भी हो गया, बहुत लोगों के पैसे गायब भी हो गए। गायब ऐसे हो गए कि कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं, मैं उदाहरण के लिए अजनारा की बात करूंगा, पेरेंट कंपनी दिवालिया हो गई, सब्सिडरी है उसका कोई देखने वाला नहीं है, उन्होंने
डमी डायरेक्टर्स बना दिए, लेकिन अभी भी बैकएंड से कंट्रोल उनका चल रहा है। सरकार को इन सब पे ध्यान देना चाहिए। तो जो बिल्डर के पास पैसे हैं, जहां से रिसोर्स आ सकता है, उन पे सख्ती करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना चाहिए जल्दी से जल्दी, और एक समय सीमा के अंदर करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अभी स्टार्ट करें और फिर अगले 10 साल तक हमें लटकाते रहें और उसका कुछ पता ही नहीं चले, 10 साल के बाद बोलें कि नहीं अब फिर से हमारे पास पैसे नहीं है। गलती आपने की है, आपने बेचा है, हमारे पैसे कहीं और इन्वेस्ट किए हैं, आपको उसमें लगाना चाहिए। जहां पे बिल्कुल भी बिल्डर दिवालिया हो चुका है, कुछ नहीं है, सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। जी जी, ये जो दिवाला और दिवालियापन नियम में बदलाव होने की बात कमेटी ने कही है, उसे भी समझा दीजिए कि क्या है ये दिवालियापन। जी, अभी ऐसा होता है कि कोई भी एनसीएलटी में चला जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि बिल्डर ही अपने लोगों को वहां पे डाल के केस करवा लेते हैं। उससे होता क्या है कि जो भी बाकी जगह पे उनके केस हैं, जैसे रेरा का आदेश है या बाकी जगह का आदेश है, वो नल एंड वॉइड हो जाता है। उससे बिल्डर सीधा बच जाते हैं अपनी लायबिलिटी से, और उसके बाद आईआरपी के हाथ में आता है और बिल्डर सीधा ये बोल के पल्ला झाड़ लेता है कि अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी करेगा वो आईआरपी करेगा। जबकि बिल्डर ने हमसे पैसे लिए हैं, आईआरपी सीधा ये बोल के निकल जाता है कि जब फंड आएगा हम फंड का अरेंजमेंट करेंगे, फिर होगा। तो ये फंडिंग के चक्कर में जो मामला उलझ जाता है, और एक नहीं, बिल्डर के अगर 10 प्रोजेक्ट हैं और एक प्रोजेक्ट दिवालिया हुआ तो उसकी वजह से बाकी प्रोजेक्ट में भी काम हो जाता है। तो हमने ये सुझाव दिए थे कि इसको थोड़ा बदला जाए। पहले तो ऐसे ही रैंडमली दिवालिया ना मान लिया जाए, बिल्डर के एसेट्स भी चेक किए जाए, जो उनके प्रोमोटर्स हैं उनके एसेट्स भी चेक किए जाए। और दूसरा यह है कि एक प्रोजेक्ट अगर होता है तो बाकी प्रोजेक्ट पे इसका असर नहीं होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट वायबल है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो प्रोजेक्ट वाइज डिसीजन हो, फैसला लिया जाए और जिस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है वो आगे बढ़ाया जाए। और इसी से उम्मीद जग रही है कुछ लोगों को, जैसे नरेंद्र जी को भी उम्मीद है कि शायद अब जल्दी ही ये मसला हल होगा, जो कि इतने सालों से नहीं हल हुआ है। बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, और उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्याएं जो हैं वो जल्दी हल हों, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तमाम अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जुटाकर एक मकान लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो मकान उन्हें मिलता नहीं है और ये सपना अधूरा रहता है। और लोग रिटायर हो गए, जैसे नरेंद्र जी थे हमारे साथ अभी, और तब भी उनको मकान नहीं मिला है। तो अब ये मेगा प्लान सरकार का इस मसले को जल्दी हल कर पाए, यही उम्मीद है। एक ब्रेक लेंगे हम 5 की बात में, और उसके बाद एक भयानक खबर है राजस्थान से, जहां पर एक नाबालिग लड़की की लाश अब एक कोयला जो भट्टी होती है वहां से मिली है, जिसकी तलाश चल रही थी, और ऐसा शक है कि उसके साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया। और इसके बाद से हमलावर है बीजेपी भी कि राजस्थान में इतना ज्यादा हो रहा है क्राइम अगेंस्ट विमेन बहुत ज्यादा है। देखेंगे ये खबर और इस पर चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। और अब खबर राजस्थान की। राजस्थान जहां पर बार बार खबरें आ रही हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर, राजस्थान पे बहस भी हुई है और विपक्ष और कांग्रेस सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप भी। तो खबर है कि राजस्थान में एक नाबालिग को भट्टी में जलाया गया है। नाबालिग बच्ची का शव कोयले की भट्टी में मिला। भीलवाड़ा जिले के कोटरी थाना इलाके की यह घटना है। भट्टी में मिले अवशेष से नाबालिग लड़की की पहचान हुई है। कल ये लड़की मां के साथ अपने खेतों में मवेशी चराने के लिए गई थी, जहां से वो लापता हो गई। मौके पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड ने जाकर छानबीन की। पुलिस को बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का शक है। 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। इसके ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया है और ये लिखा है कि बच्ची को ढूंढने में पुलिस ने मदद नहीं की है। भीलवाड़ा में रात को जो घटना हुई है वो सबको हिला देने वाली है। हैवानियत की हदें पार कर देने वाली हृदय विदारक घटना हुई है। नाबालिग लड़की से गैंग रेप कर आरोपियों ने इसे कोयले की भट्टी में जला दिया। प्रशासन की नाकामी देखिए, पुलिस कोई सहयोग पुलिस का नहीं मिला। परिजनों ने खुद जांच कर मृत बच्ची को ढूंढा। लानत है प्रदेश कांग्रेस सरकार पर, जो दूसरे राज्यों में महिला अपराध पर कोसते हैं, लेकिन अपने राज्यों के अपराध पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। यदि आप बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो राजस्थान की सुरक्षा कैसे करेंगे? थोड़ी भी शर्म बची है तो आपको इसी समय इस्तीफा देना चाहिए और प्रशासन के जिन लोगों ने इन मामलों में कोताही बरती उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए।
आज राजस्थान की ये हालत हो रही है कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं पे इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है कि हमारी महिलाएं घर पे भी सुरक्षित नहीं। आज ही भीलवाड़ा में नरसिंहपुरा गांव में कोयले की भट्टी में एक बच्ची की जली हुई लाश मिली। थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की, उसकी खोज करने का प्रयास किया। फिर वो जो कोयले की भट्टी थी वहां गए और वहां पर उसकी बिल्कुल जली हुई लाश मिली है। और अब परिजन कह रहे हैं कि उसके साथ रेप हुआ है, गैंगरेप हुआ है। और जो ये घटना हुई है उस पे जो एक्शन लेना चाहिए था वो राजस्थान पुलिस ने नहीं लिया। ये राजस्थान से लगातार इस तरह की खबर आ रही है और चर्चा में राजस्थान बना हुआ है, क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक साल 2021 में राजस्थान में रेप के 6,337 मामले सामने आए हैं और 2021 में राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेप बलात्कार की घटनाएं हुई हैं 16.4%। और इसी को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ने कुछ कहा और उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया और लगातार आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो चल रहे हैं। वैसे भी 2021 में रेप के मामलों में जो बढ़ोतरी देखी गई है वो 19.34% की बढ़ोतरी है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं चर्चा के लिए राखी राठौड़ जो प्रवक्ता है बीजेपी की, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस, योगिता भयाना महिला एक्टिविस्ट। सुरेंद्र राजपूत, ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि इतना शोर अगर विपक्ष मचाती, जो मचाना चाहिए, दूसरे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, लेकिन वो भी राज्य जहां जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां भी कोई बेहतर आंकड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पर महिलाएं सुरक्षित हैं। आप जान ही रहे होंगे कि हाल के दिनों में इस पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, आरोप और प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आंकड़े ये दिखाते हैं कि अनसेफ है। और क्या ये प्राथमिकता रही है सरकार की कि प्रदेश को सुरक्षित बनाया जाए महिलाओं के लिए? नगमा जी, सबसे पहले तो बगैर किसी राजनीति के, बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी भी बात के अगर एक भी महिला के प्रति अपराध होता है तो कांग्रेस सहित पूरा का पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता और पूरा देश शर्मिंदा है। हम क्षमा मांगते हैं, पूरी तरीके से क्षमा मांगते हैं। अपराध किसी के भी राज्य में नहीं होने चाहिए। अपराध को लेकर के किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो बिटिया आपकी हो, मेरी हो, योगिता की हो या क्या नाम रेखा जी की हो, किसी की भी हो सकती है। इसमें हम बहुत स्पष्ट रूप से हमें इस बात को लेकर के कोई नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि अपराध को हम कैटेगराइज करें। हम अब यहाँ पर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, हमारी भी आंखों में आंसू है, बहुत बुरी तरीके से हम लोग प्रताड़ित हैं इस चीज को लेकर के। लेकिन आप अगर इसके बाद देखें, ये घटना हुई, इस घटना के त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सबसे पहले तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। आज की डेट में इंटरोगेशन चल रहा है। जितनी त्वरित, इससे पहले एक दलित महिला के साथ इसी तरीके का यौनाचार हुआ था, 2 घंटे में अपराधी पकड़े गए थे। वो तीनों के तीनों एबीवीपी के सदस्य निकले थे, भाजपा के सदस्य निकले थे। हम इसमें भी कोई वो नहीं कह रहे हैं कि वो भाजपा, कोई अपराधी किसी दल का नहीं होता है, अपराधी सिर्फ अपराध करता है। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि यहां पर हम तो क्षमा मांगते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं ताकि आगे दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो सके और शासन और प्रशासन का इकबाल रह सके। लेकिन अगर आप देखें इसके बाद, आप भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है इन सब चीजों पे, मणिपुर के देखिए नेकेड परेड हो रही है, देश शर्मिंदा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप है। मैं आपसे कहता हूं कि हर जगह पे बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं के प्रति अपराध को राजनीति, यही तो बीजेपी भी कह रही है कि हर जगह बराबर की कार्रवाई भी होनी चाहिए, बराबर का उसके ऊपर आक्रोश भी होना चाहिए। और किसी भी लड़की के साथ यहां पर उसकी जो लाश मिली है वो पुलिस ने ढूंढी नहीं, ये भी है कि उसके परिजन जो हैं वो गए और ढूंढ कर लेकर आए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप यहाँ पे त्वरित कार्रवाई हो गई। लेकिन बात यह कि एक के बाद हो रहा है, ये भी आंकड़े एनसीआरबी के हैं कि राजस्थान में बहुत ज्यादा इस तरह की रेप की घटनाएं हुई हैं। आऊंगी आपके पास राखी राठौड़, जो त्वरित कार्रवाई हुई और जो तमाम वो उन्होंने कहा कि बहुत शर्मिंदा भी है कांग्रेस सरकार और तमाम लोग कि इस तरह की घटना वहां पे हुई है और इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप इस बात से संतुष्ट हैं कि इसको राजनीति ना करें, यहां पर घटना हुई है उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, त्वरित कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं?
देखिए नगमा, जिस तरह से अपनी बात की शुरुआत सुरेंद्र जी ने कही कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली अपने स्टेटमेंट्स में राजनीतिक बातें वो लाए बिना रहे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने सुरेंद्र जी हाथ जोड़ करके माफी मांगी हमारी बच्चियों से जो राजस्थान से आती हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कहाँ है, जिन्होंने एक स्टेटमेंट आज जो भीलवाड़ा वाली घटना है उसके लिए नहीं कहा। पूरे देश भर में जब भी कोई घटना होती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे स्टेटमेंट देने वाली प्रियंका जी, क्यों राजस्थान की बच्चियों के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं देती? नगमा जी, मैं फिर वही बात कहूंगी, चाहे बच्ची मणिपुर की हो, चाहे बंगाल की हो, बिहार की हो, राजस्थान की हो, हमारा जो अप्रोच है वो एक सा होना चाहिए। हमें सबसे पहले जो है बच्चियों को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज सुरेंद्र जी ने कहा कि पुलिस वालों ने बहुत एक्शन लिया। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या पहला काम पुलिस का किसी भी अपराध को रोकना नहीं है? सबसे पहला काम रोकना होता है। सांप निकल जाए उसके बाद लकीर को पीटने से कुछ नहीं, वो बच्ची हमारे बीच वापस नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सरकार को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। नगमा, मैं उस ट्वीट की बात करना चाहती हूँ जो 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कंपेयर किया राजस्थान को बाकी स्टेट से और कहा कि नहीं, राजस्थान के अंदर तो ज्यादा रेप केसेस नहीं है। इस तरह से किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर साहब ये कहना चाहते थे कि हाँ, हम टॉप जो है वो डेवलपमेंट में नहीं है, हमारी गवर्नेंस में हम टॉप नहीं है, लेकिन शायद चैलेंज कर रहे थे लोगों को कि हमें टॉप नंबर ऑफ रेप केसेस में रहना, और इसीलिए भीलवाड़ा की ये केस आई। और अभी जो अपना डिस्कशन चल रहा है, इसी के साथ डूंगरपुर से भी एक घटना आ रही है जिसके अंदर एक बच्ची के साथ रेप हुआ। अलवर में 4 बच्चियों के साथ एक ही दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर रेप होता है। 2 बच्चियां जो प्रेग्नेंट कर दी जाती है। योगिता को इसमें शामिल करना चाहूंगी क्योंकि वो लगातार इन मामलों पर नजर रखती हैं, मदद करती हैं। योगिता बयाना, ये जो अभी बात हो रही है भीलवाड़ा की, उसके साथ साथ अभी आपने सुना राखी राठौड़ ने 2 और जगहों के नाम बता दिए, अलवर की भी बात की कि मामले सामने आ रहे हैं। ये एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है या आप इसको ऐसे भी देखती हैं कि यहाँ पे अब रिपोर्टिंग ज्यादा होती है इसलिए संख्या, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये फिक्र की बात है अगर ये लगातार मामले सामने आते हैं और बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज आज भीलवाड़ा में हो गई तो उसके पहले कुछ हो नहीं रहा था, लगातार ये हो रहा है, तमाम राज्यों में हो रहा है। शायद ही कुछ ऐसा कहीं पर हो जहां पर वो लड़कियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित कहा जा सके। योगिता जी, नगमा जी, बहुत बार बार दुख होता है जब हम इन बातों पे चर्चा करते हैं और जब इस पे राजनीति होती है तो और ज्यादा दुख होता है। बहरहाल अब आदत हो गई है हमें, अब मैं उस बात पे तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ कि किस स्टेट में कितने केस हुए और कहाँ पे किस तरह का हुआ। अल्टीमेटली हिंदुस्तान की बेटियां हैं और जो लगातार बलि चढ़ाई जा रही हैं। और आपने पूछा कि इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना हम पैसा और बजट और अपनी आत्मा और देशभक्ति में लगाते हैं कि एक्सटर्नल पावर से अपने देश को बचाने के लिए, ये उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है जो अपनी बेटियां हम अपने देश में नहीं बचा पा रहे। भूल जाइए, एक लीडर जो होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, वो इसलिए होता है कि स्टेट वाइज डिवाइड है ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी वहां फिक्स हो, इसीलिए होता है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो चाहे वो राजस्थान हो, मणिपुर हो, इट्स अ फेलियर ऑफ द लीडर। मैंने तो पहला स्टेटमेंट मणिपुर में भी दिया था, चीफ मिनिस्टर शुड हैव रिजाइन। मेरे को तो शर्म आ रही है अभी तक, वो चीफ मिनिस्टर, लानत है ऐसे हमारे लीडर्स पे जो अभी भी उस कुर्सी पे बने हुए हैं। इतना कुछ हो गया वहां पर। हालांकि हमें 2 केसेस को कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर केस की डिग्निटी। इस बच्ची का देखिए क्या बुरा हाल हुआ जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, और मणिपुर में जो हुआ, वी कैन नॉट कंपेयर कि वहां पे ऐसा हुआ यहाँ पर ऐसा हुआ। 2 ऐसे केसेस को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये सबसे गलत बात है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी। दूसरा, जितनी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री तो पूरे देश के नेता है, उनको भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। देश की बच्चियों को डिवाइड मत कीजिए, देश की बच्चियां सबकी बच्चियां हैं और जिम्मेदारी से काम हो, हर कोई स्टेट काम करे। हमने कितनी चिट्ठियां लिखी, राजस्थान में भी लिखी है, हर जगह लिखते हैं। हम तो आइडियाज देते हैं हाउ टू प्रिवेंट। राखी जी भी बहुत बता रही थी कि प्रिवेंशन खाली पुलिस का काम नहीं, प्रशासन का भी है, सबका मिलजुल के काम है। मुखिया का, हमारे देश के मुखिया का भी काम है। मैंने उनको भी बहुत बार लिखा कि बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, करने का समय आ गया है। और आपने आंकड़ों की बात करी, आंकड़े भी बड़े हैं, रिपोर्टिंग भी बड़ी है, पर सच यही है कि हमारी बच्चियां ऐसे दरिंदगी का शिकार हर पल हो रही हैं। मैं हर मिनट की बात कर रही हूँ। जब हम बात करें, अभी भी कोई बच्ची इसका शिकार हो रही होगी, हो नहीं सकता कि वो रिपोर्ट हो जाए और वो ऐसे ही हाईलाइट हो, पर हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। इस बात को ऐसी सुरक्षा में जी, भीलवाड़ा में जो मामला ये सामने आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि और मामले नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे जगह हर रोज हर समय इसके आंकड़े हैं। और ये जो योगिता कह रही हैं कि कोई भी राज्य हो, कहीं पर भी हो,
इसको पूरी तरह से सुरक्षित बनाना जो है वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। इसके ऊपर राजनीति बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है, गंभीर मुद्दा है और उसको ये उम्मीद कर सकते हैं कि शासन प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक साल 2021 में रेप के मामले भी बढ़े हैं, रेप के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है और ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। राजस्थान में भी रेप के मामले बढ़े पर बाकी राज्यों में भी। सरकार ने आज लोकसभा डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा बिल लोकसभा में पेश किया है। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एनडीटीवी से कहा कि ये बिल देश के करोड़ों नागरिकों के डिजिटल डेटा को और सुरक्षित और उनकी निजता के संरक्षण के लिए लाया गया है। भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। मेरे साथ आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं। आपने इस नए बिल पर स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत लंबी चर्चा की है और इसके पहले भी एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल आप लेकर आए थे। जॉइंट कमेटी सेटअप की गई, उसने करीब 1 साल से ज़्यादा समय तक डेलिब्रेशन किया, रिपोर्ट सबमिट किया, फिर आपने बिल वापस लिया। अब इस बिल में जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल से कैसे अलग है? नहीं, ये आपको याद ही होगा जब हमने जो पुराना बिल था, ड्राफ्ट बिल था, जो जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने उस पे निर्णय लिया था या उन पे उनका डिस्कशन हुआ था और उस कमेटी में मैं भी एक मेंबर था। उस बिल जो कमेटी से निकला वो बिल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से काफ़ी दूर निकलकर काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ों में उसका एक तरह से स्कोप बन गया था। और हमारा तब जब हमने रिपील किया था, जब हमने विड्रॉ किया था उस बिल, हमने एक्सप्लेन भी किया था कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा बिल हो जहां पर हमारे नागरिक के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी प्रोटेक्शन हो और हमारे इनोवेशन इकोनॉमी में जो स्टार्टअप्स काम करते हैं उनको भी तेज़ी, उनका जो रफ्तार है कम ना हो और उनको ऐसा कोई फ्रेमवर्क ना क्रिएट करके दे जिसमें कंप्लायंस की इंटेंसिटी बढ़े और जो भी सरकार के जो लीगल लॉफुल रिक्वायरमेंट्स होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के तहत या लॉ एंड ऑर्डर के तहत या पैंडमिक या इमरजेंसी के तहत उसको भी काफ़ी क्लियरली डिफाइन किया जाए। तो ये जो नया बिल आया है और हमने आज पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, बहुत कंसल्टेशन के बाद बहुत लोगों के साथ मिलकर हमने डिज़ाइन किया है। बहुत ही स्पष्ट रूप से ये लोगों के डिजिटल राइट्स, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के उनके अधिकार को स्ट्रेंथन करता है। और जो मैं अंग्रेजी में कहता हूँ कि सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी ऑब्जेक्टिव, हमारे इनोवेशन इकोनॉमी को भी ये एक तरह से रफ्तार या इंकरेज करता है। और तीसरे जो सरकार के जो लेजिटिमेट रीजंस टू एक्सेस पर्सनल डेटा हैं इमरजेंसी रिक्वायरमेंट में, जैसे मैंने कहा टेररिज्म के इवेंट में वगैरह, उसको भी हम डिफाइन करके ले आए हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल बिल है, बहुत ग्लोबल मॉडर्न बिल है और मुझे लगता है कि ये बिल जल्द से जल्द पारित हो तो अच्छा है, क्योंकि इसका जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि आज के दिन में जो हमारे नागरिकों की पर्सनल डेटा को लेकर मिसयूज़, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या हो रहा है, उस पर एकदम कड़ा ब्रेक लग जाएगा। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा हो रही है। बिल पर चर्चा की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पंडित नेहरू भी दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के खिलाफ थे। नेहरू का नाम लेने पर अधीर रंजन चौधरी ने इस बयान पे चुटकी ली है। सिद्धारमैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। एक समय तो नेहरू जी ने संविधान सभा के सदस्यों को यहां तक कहा कि चूंकि नई दिल्ली में 3/4 संपत्ति
केंद्र सरकार की है, इसलिए तर्कसंगत यही होगा कि इसको केंद्र के अधीन रखा जाए। हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह के मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह के मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये पता चले मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे अमित शाह ये नहीं मान रहे कि उन्होंने तारीफ की है और कांग्रेस ये मानने को तैयार है और खुश हो रही है इस बात पे। लेकिन ये दोनों में बहुत ही दिलचस्प सी बातचीत वहाँ पे रही। इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।